हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मौत का पैगाम। मौत का पैगाम। सेठ भगवान दास अभी अपने ऑफिस में आकर बैठा ही था कि अरे, और खटाक, सेठ भगवान दास दीवार के पास पहुंचा और किसी ने पत्र भेजा है, मगर इस ढंग से। उसने पत्र खोलकर पढ़ा। भगवान दास, तुम जैसे लोग इस धरती पर बोझ हैं और मैंने इस बोझ को हटाने की सौगंध ली है। इस पत्र को मौत का पैगाम समझो और कल दिन के ठीक 12 बजे इस दुनिया से कूच करने की तैयारी कर लो। तुम्हारी मौत। तभी ट्रिन ट्रिन। हेलो, भगवान दास हियर। भगवान दास, इस मौत के पैगाम को मजाक मत समझना। अभी से अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम कर लो और देखना मौत कैसे तुम्हारी हर सुरक्षा को नाकाम करके तुम तक पहुंचती है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते कुत्ते। तुम्हारे मुझ तक पहुंचने से पहले ही पुलिस तुम्हें दबोच लेगी। मौत से भयभीत हो गए सेठ। याद रखो, तुम्हारी मौत को पुलिस तो क्या, फौज भी नहीं टाल सकती। इसके साथ ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। अगले क्षण वह अपने दोस्त एसपी नवल किशोर का नंबर डायल कर रहा था। एसपी नवल किशोर अवश्य उसे ठिकाने लगा देगा। ठीक उसी समय एक अंधा व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के सामने सड़क पार कर रहा था। अरे भाई, कोई बताना ज़रा, पोस्ट ऑफिस किधर है। ठहरो बाबा, मैं तुम्हें पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा आता हूँ। अरे बेटा, तुम तो सचमुच किसी लायक माता पिता की संतान हो। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। बेटे, तुम ही यह पार्सल बुक करवाओ, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। ठीक है बाबा, लाओ मैं बुक करवा आता हूँ। लड़का पार्सल लेकर पोस्ट ऑफिस की ओर बढ़ गया। शाबाश बेटे, तुम नहीं जानते तुमने मेरी इस पुण्य काम में कितनी मदद की है। थोड़ी देर बाद ही। लो बाबा, तुम्हारा पार्सल बुक हो गया। ये उसकी रसीद संभालो। लाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। लड़का रसीद देकर चला गया और अब मुझे अगला प्रबंध करना है। अगले दिन सुबह 7 बजे ही सेठ भगवान दास के बंगले पर कुछ लोग कोठी के भीतर और बाकी बाहर तैनात करके बंगले की अच्छी तरह मोर्चाबंदी कर लो और किसी भी व्यक्ति को दोपहर के 1 बजे तक भीतर मत आने देना। यस सर। सुरक्षा कर्मी अपने काम में लग गए और अच्छा हुआ नवल किशोर तुम आ गए, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। क्यों चिंता करते हो सेठ, पुलिस वालों से दोस्ती रखते हो और मौत से डरते हो। और तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चिंता हरण औषधि तैयार करके लाता हूँ। लो, इसे पीकर तुम्हारा भय काफूर हो जाएगा सेठ। दिन के 11:15 बज रहे थे और इस एरिया का पोस्टमैन राम स्वरूप पिछले ब्लॉक में डाक वितरण कर रहा था जब अरे भाई राम स्वरूप, सेठ भगवान दास की डाक दे आए क्या। नहीं साहब, उस ब्लॉक की बारी बाद में आएगी। माफ़ कीजिए, आपको पहचाना नहीं मैंने। अरे मुझे नहीं पहचानते, मैं एमएलए काशीराम का सेक्रेटरी हूँ। मगर इस कॉलोनी की डाक। डाक तुम बाकी डाक का वितरण बाद में कर लेना। एमएलए साहब ने सेठ भगवान दास का एक पार्सल भेजा था, उसे अभी पहुंचाना है। ठहरो, पहले मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। दरअसल एमएलए साहब सेठ भगवान दास के आज दोपहर के लंच पर आमंत्रित हैं, लेकिन उन्होंने सेठ को सरप्राइज़ करने के लिए एक गिफ्ट पार्सल करवा कर भेजा है, जिसे हर हाल में 12 बजे से 5 मिनट पहले तक सेठ तक पहुँचाना ज़रूरी है। ओह, ये बात है। और हाँ, ये पार्सल सेठ भगवान दास के नाम है और प्रेषक भी एमएलए काशीराम ही है। बस फिर इस काम को पहले कर दो। इसके लिए एमएलए साहब ने तुम्हें ये 50 का नोट इनाम भी भेजा है। इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो मेरी ड्यूटी है। साहब ने भेजा है, रख लो, बच्चे मिठाई खा लेंगे। थैंक यू साहब। ठीक है, जल्दी जाओ, 12 बजने में केवल 10 मिनट बाकी रह गए। पोस्टमैन तेज कदमों से अगले ब्लॉक की ओर बढ़ गया। अपनी ड्यूटी भी पूरी हो गई है। और जैसे ही पोस्टमैन ने सेठ भगवान दास के बंगले में प्रवेश किया, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ पोस्टमैन। क्या तुम इस एरिया के रेगुलर पोस्टमैन हो। यस सर। आप मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखिए। मगर ये सब। पोस्टमैन ने आइडेंटिटी कार्ड इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाया। केवल मतलब की बात तक ही सीमित रहो पोस्टमैन। इंस्पेक्टर पोस्टमैन का आइडेंटिटी कार्ड चेक करने लगा। फिर सेठ की डाक को उनके कमरे में जाकर दे आओ, बाकी डाक का थैला यहीं छोड़ जाओ। यस सर। उधर 12 बजने में केवल 3 मिनट रह गए भगवान दास। मैं ज़रा फोर्स द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंध एक बार फिर चेक कर रहा हूँ। एसपी दूसरी ओर मुड़ गया। तभी 12 बजने में 3 मिनट ही बाकी रह गए। मुझे पार्सल तुरंत पहुँचाना है। फिर आज की डाक में क्या लाए हो राम स्वरूप। केवल ये एक पार्सल और 2 पत्र है सेठ जी, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। सेठ भगवान दास ने दस्तखत कर दिया और पोस्टमैन चला गया। पोस्टमैन के जाने के बाद सेठ भगवान दास ने तुरंत वह पार्सल उठाया। अरे, ये पार्सल तो काशीराम ने भेजा है। अवश्य उसने कोई खास गिफ्ट भेजा होगा। लेकिन जैसे ही वह टाइट पार्सल खोलने पर थोड़ा सा लूज हुआ, तभी भड़ाम! आई!
तभी भागते हुए एसपी नवल किशोर सहित कई सुरक्षाकर्मी धमाके की आवाज़ सुनकर सेठ के कमरे की ओर दौड़े। जल्दी से चलो, बम फटा है। ओह, अपराधी अपना काम कर ही गया। सॉरी भगवान दास, मेरे होते हुए हत्यारा तुम्हारी जान लेने में सफल हो गया। सेठ भगवान दास की हत्या के एक सप्ताह बाद ही ऐसा ही एक मौत का पैगाम एमएलए काशीराम को मिला। एमएलए काशीराम, कल दिन के ठीक 12 बजे तुम्हारा भी अपने दोस्त भगवान दास के पास यमपुरी जाने का टिकट कट जाएगा। तुम्हारी मौत। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मुझे मिनिस्टर बनना है। फिर अगले ही क्षण, ओए करतार चंद, कहाँ मर गया तू? तब, कहिए हुजूर, क्यों गला फाड़ रहे हैं? यह तो अपना ही घर है, कोई चुनाव सभा का मंच नहीं है। ओए, तू मेरा सेक्रेटरी है और मेरी मुसीबत पर तू तू ही हंसी उड़ा रहा है, कमबख्त। क्या बात हो गई साहब? क्या लोगों ने फिर से चुनाव करवाने की मांग की है? ओए, क्यों गड़े मुर्दे को खाड़ा है, कमबख्त? सेठ भगवान दास के हत्यारे ने मुझे भी मौत का पैगाम भेज दिया है। ओह, यानी अब आपकी बारी है। लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मैं मर गया तो संसद के दोनों सदनों को हिला दूंगा, हड़ताल करवा दूंगा, रेल रुकवा दूंगा। मगर आप मर ही गए तो ये सब कहाँ से होगा साहब? तब तो आप शहीद कहलाएंगे, आपके नाम के स्मारक बनेंगे, शोक सभाएं होंगी और ओ शट अप! एसपी नवल को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ। यस सर। थोड़ी देर बाद ही एसपी नवल किशोर वहाँ पहुँच गया। और कुछ करो नवल किशोर, मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा, इस देश का क्या होगा? आप चिंता मत करो नेताजी, मैं अभी से आपकी सुरक्षा के भारी प्रबंध करवाता हूँ। आप कल शाम तक कहीं नहीं जाएंगे और ना ही कोई आपसे मिलने आएगा। एसपी नवल किशोर जल्द ही सुरक्षा प्रबंध कराने का आश्वासन देकर चला गया। उसके जाने के बाद मुझे केवल पुलिस के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, अपने मित्र दस्यूराज सुल्तान सिंह से भी मदद मांगनी चाहिए। फिर काशीराम ने एक जगह फ़ोन मिलाया और हेलो, मैं काशीराम बोल रहा हूँ, फ़ोन सुल्तान को दो। सरदार तो बाहर गए हुए हैं साहब, आप मैसेज दे दीजिए, वह आएंगे तो मैं उन्हें दे दूँगा। ठीक है, तुम उसे बता देना कि मेरी जान खतरे में है और मुझे उसकी गुप्त मदद की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही एमएलए काशीराम ने फ़ोन पर सारा ब्यौरा बताकर फ़ोन रख दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही एमएलए की कोठी के सामने एक साथ कई पुलिस वाहन आकर रुके और इंस्पेक्टर, इमारत की मोर्चाबंदी इस ढंग से की जाए कि एक चींटी भी भीतर न जा सके। यस सर। रात भर पुलिस पहरा देती रही और पुलिस की गाड़ियां शहर भर में गश्त लगाती रही, पर ना कोई घटना घटी और ना ही संदिग्ध आदमी हाथ आया। अगले दिन के 11:30 बज रहे थे और केवल आधा घंटा रह गया नवल किशोर। उसके बाद टाइम टाइम फिश। क्यों मेरे मरे जा रहे हो यार? मैं तुम्हारे पास हूँ, बाहर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, हमारी मर्जी के बिना तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक उसी समय एमएलए काशीराम की कोठी के मेन गेट से तनिक आगे जाकर एक सफ़ेद कार रुकी और साहब, फादर गाड़ी कोठी के बाहर ही पार्क कर गया है। छोड़ो नसीब चंद, संत आदमी को परेशान करने का क्या लाभ, अभी आ भी जाएगा। वह पादरी उस इमारत में दाखिल हुआ और उसके भीतर ही लंबी राहदारी पार करते हुए पिछले द्वार से बाहर निकल गया और फिर थोड़ी दूरी पर बने एक बूथ में दाखिल होकर कोई नंबर मिलाने लगा। और तब ट्रिन ट्रिन, किसका फ़ोन होगा? तुम बैठो, मैं देखता हूँ। एसपी नवल फ़ोन उठाकर, यस। फ़ोन मेरे दोस्त काशीराम को दो एसपी, मुझे उससे पर्सनल बात करनी है। लेकिन आप कौन हैं और मुझे फालतू बातों में समय नष्ट मत करो एसपी। ओके, होल्ड प्लीज़। किसका फ़ोन है नवल? तुम फ़ोन अटेंड करो काशीराम, मैं दूसरे कमरे में जाकर दूसरे फ़ोन पर सुनता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। एसपी नवल काशीराम को फ़ोन देकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। और फिर, काशीराम, मैं तुम्हारा दोस्त सुल्तान सिंह बोल रहा हूँ। हमने तुम्हारे दुश्मन को पकड़ लिया है। अगर उसने तुम्हें पत्र भेजने से पहले ही तुम्हारी कोठी में टाइम स्केल वाला डायनामाइट फिट करवा दिया है, जो ठीक 12 बजे स्वयं ही फट जाएगा और तुम मलबे के ढेर में दब जाओगे। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए गेट के बाहर एक सफ़ेद गाड़ी भेजी है। वक्त बहुत कम है, भाग कर उसमें सवार हो जाओ और मेरे अड्डे पर पहुँच जाओ। ओह शुक्रिया सुल्तान सिंह, मैं आ रहा हूँ। काशीराम ने फ़ोन को पटक मारा और तेज़ी से कमरे के बाहर की ओर भागा। निकलते हुए दौड़ से टकराया, भड़ाक, मगर वह रुका नहीं। अरे एमएलए साहब, अरे रुकिए तो। और तुकड़ तुकड़। फिर गेट से निकलकर गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही उसका ड्राइविंग साइड का द्वार खोला तो एमएलए काशीराम की हत्या के बाद तो शहर में जैसे तहलका ही मच गया था। पुलिस और जनता बुरी तरह से परेशान थी। जब सेठ भगवान दास जैसे बड़े आदमी और एमएलए काशीराम जैसे नेता की हत्या हो गई तो फिर आम आदमी की ज़िंदगी का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं साहब। लॉ एंड ऑर्डर की तो जैसे मिट्टी पलीद हो गई है। और पुलिस स्टेशन में दो बड़े लोगों की हत्याएं हो गई और पुलिस केवल ये पता लगा सकी कि पहली हत्या में बम वाला पार्सल एक किशोर बालक करवा कर गया था और दूसरी हत्या में कार के द्वार के साथ अटैच्ड बम लगाकर वहाँ गाड़ी खड़ी करके जाने वाला एक पादरी था। मगर दोनों को ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, ये पता नहीं लगा पाए तुम, इंस्पेक्टर तिलक राज। नॉनसेंस।
सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने शहर भर में मुखबिरों का जाल बिछा दिया है। अब अपराधी हमारी पहुंच से दूर नहीं है। इतने से काम नहीं चलेगा। हत्यारे का सुराग देने वाले को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा करवा दो। यस सर। उसी शाम इन हत्याओं के हत्यारे की खबर देने वाले को सरकार की ओर से 50,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा और उसका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। मगर अगले दिन सुबह एसपी नवल किशोर जैसे ही सोकर उठा तभी ट्रिन ट्रिन। सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया? हेलो, एसपी नवल किशोर हियर। एसपी नवल किशोर, तुम्हारे लेटर बॉक्स में तुम्हारी मौत का पैगाम पड़ा है। निकाल कर अपनी मौत का समय पढ़ लो और जितनी भारी सुरक्षा कर सकते हो कर लो। तुम कौन हो हरामजादे? सामने आओ तो। एसपी नवल किशोर ने तुरंत एक्सचेंज का नंबर मिलाया और ऑफिसर, अभी अभी मेरे फ़ोन पर कॉल किस नंबर से की गई थी? होल्ड ऑन प्लीज़ सर। थोड़ी देर बाद ट्रिन ट्रिन। सर, क्रीसेंट रोड वाले चौराहे के बूथ से आपको कॉल किया गया था। नॉनसेंस। और फिर कोठी के गेट की ओर भागा। अपराधी की इतनी हिम्मत! मेरे हाथ लग गया तो साली की बखिया उधेड़ कर रख दूंगा। फिर मुझे इस तरह जल्दी नहीं दिखानी चाहिए थी। यह लिफाफा लेटर बम भी हो सकता है। उसने वह लिफाफा जोर से दीवार पर दे मारा, मगर फिर उसने लिफाफा उठाकर खोला और ओह, ये लेटर बम नहीं है। कल दोपहर के ठीक 12 बजे तक इस ज़िंदगी का मज़ा उठा लो नवल किशोर। इसके बाद तुम्हारा भी अपने दोस्तों के पास जाने का नंबर लग जाएगा। तुम्हारी मौत नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। एसपी नवल किशोर को मौत का पैगाम मिलने की खबर पाकर सारा प्रशासन सख्ते में आ गया और एसपी की सुरक्षा का भार सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल को सौंपा गया। इंस्पेक्टर राहुल, अपराधी की दी हुई चुनौती का मुकाबला करते हुए नवल किशोर की जान बचाने के साथ ही अपराधी की गर्दन नापने की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जा रही है। आप निश्चिंत रहें सर, मैं पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इंस्पेक्टर राहुल ने संध्या तक शहर के लगभग सभी हिस्ट्री शीटर लॉकअप में पहुंचा दिए। हमें किस अपराध में लॉकअप में बंद किया गया इंस्पेक्टर? हम पर अभियोग क्या है? केवल सावधानी के नाते ऐसा किया गया है। और सर, मेरी मानिए तो आप कल का दिन हेड ऑफिस में ही गुजारिए। नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपने ऑफिस में ही रहूँगा। ठीक है सर। आपके रेजिडेंस की तो बारीकी से जांच हो चुकी है और वहाँ फोर्स भी तैनात कर दी गई है। थोड़ी देर बाद हम आपके ऑफिस की भी चेकिंग कर लेंगे। राहुल अन्य सुरक्षा प्रबंध करने चला गया। एसपी नवल किशोर अपनी सरकारी कोठी की ओर रवाना हुआ तो और इसी तरह अगले दिन वह भारी सुरक्षा प्रबंधों के साथ अपने ऑफिस में पहुंचा। आज एसपी साहब के ऑफिस में कोई नहीं आएगा। यस सर। आज देखना है मौत का पैगाम भेजने वाला कितने पानी में है। दोपहर के 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे जब एसपी ऑफिस के सामने से एक गाड़ी निकली और वहाँ से लगभग 200 गज आगे बने बूथ के सामने जाकर रुकी और केवल 3 मिनट। फिर उसने एसपी के नंबर मिलाए और एसपी नवल किशोर हियर। नवल किशोर, तुम्हारी मौत की घड़ी निकट आ रही है। हो सकता है तुम्हारे हाथ की घड़ी में ही। इसके साथ ही वह तेज़ी से बूथ से निकला और उधर एसपी नवल किशोर ने तेज़ी से फ़ोन पटका और उसका बायां हाथ यंत्र चालित ही अपनी घड़ी वाले हाथ की ओर बढ़ा। नहीं, मगर जैसे ही उसने अपने हाथ से घड़ी उतारी तभी टिक, और उसी क्षण कड़ाम आई। इसके साथ ही वह व्यक्ति तेज़ी से अपनी गाड़ी में बैठा और शिकार अपनी घड़ी में युक्त रिमोट बम का शिकार हो गया होना चाहिए। उसी संध्या आज की ताज़ा खबर। सेठ भगवान दास एमएलए काशीराम की हत्या के बाद मौत का पैगाम भेजने वाले द्वारा एसपी नवल किशोर की भी हत्या कर दी गई। गुड, मेरा निशाना ठीक रहा। इस हत्या के बाद सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल पूरी सरगर्मी से हत्यारे की तलाश में जुट गया। तीनों हत्याओं में एक समानता पाई गई है कि मरने वाले 3 बड़े आदमी थे और तीनों ही परले दर्जे के भ्रष्ट व्यक्ति थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले कोई इन तीनों का दोस्त रहा हो और फिर किसी बात पर तीनों से दुश्मनी हो गई, क्योंकि हत्या का उद्देश्य दुश्मनी ही नजर आता है। फिर कुछ सोचकर वह अपनी गाड़ी में बैठा और सैमसन क्लब की ओर रवाना हो गया। अब तक की गई पूछताछ के मुताबिक तीनों मरने वाले अक्सर सैमसन क्लब जाते थे और तीनों ही क्लब के सदस्य थे। शायद क्लब से कोई सुराग मिल सके और क्लब के मैनेजर से मिलने पर। हमारे क्लब की तो जैसे रौनक ही खत्म हो गई इंस्पेक्टर। एक ही मेज पर रोजाना चारों दोस्त आकर बैठते, ताश खेलते। और चारों से आपका क्या मतलब है मैनेजर? तीनों तीनों की ही तो हत्या हुई है। आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर, मगर इनके चौथे जिंदा दोस्त रामनाथ ने तो दूसरी हत्या के बाद से ही क्लब में आना छोड़ दिया। कौन रामनाथ? कहाँ रहता है? उसका पूरा पता बताओ मैनेजर। रामनाथ शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार है इंस्पेक्टर, आप उसे नहीं जानते। खैर, पता नोट कीजिए। मैनेजर ने इंस्पेक्टर राहुल को ठेकेदार रामनाथ का पता नोट करवा दिया और इंस्पेक्टर राहुल उसी क्षण ठेकेदार रामनाथ की कोठी की ओर रवाना हो गया। कहीं इन तीनों का हत्यारा ठेकेदार रामनाथ तो नहीं? लेकिन ठेकेदार रामनाथ की कोठी पर पहुंचते ही
मुझे बचा लो इंस्पेक्टर, मैं मरना नहीं चाहता। क्या बात है मिस्टर रामनाथ, आप इतने आतंकित क्यों हैं? अभी अभी डाक से ये मौत का पैगाम मिला है। जब मेरे 3 दोस्त ना बच पाए तो मैं कहाँ बच पाऊंगा इंस्पेक्टर। हिम्मत रखो रामनाथ, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर राहुल वह पत्र खोलकर देखने लगा। कल दिन के 12 बजे तुम्हारी बारी है ठेकेदार रामनाथ। मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अगर तुम्हारा भ्रष्ट धन और किए हुए पाप या पुलिस की सुरक्षा तुम्हें बचा सकती है तो कोशिश करके देख लो तुम्हारी मौत। पत्र अपनी जेब के हवाले करते हुए, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करूंगा रामनाथ। ये बताओ तुम्हारे घर में कितने नौकर हैं? एक चौकीदार घरेलू नौकर ही है इंस्पेक्टर। क्या इन दोनों में से कोई नया भी है? हाँ, सरजू नौकर करीब 1 माह पहले ही रखा है। बूढ़ा है पर वह भला नौकर है। सरजू को बुलाओ। अगले क्षण सरजू नौकर वहाँ हाथ जोड़े खड़ा था। सरजू, तुम कहाँ के रहने वाले हो? सरकार, बिहार के एक गांव का। कहाँ रहते हो? सरकार, शहर से बाहर बनी बस्ती में एक झोपड़ी ले रखी है। इसके साथ ही सरजू ने झोपड़ी का पता बता दिया। फिर जल्द ही सुरक्षा प्रबंध करने का आश्वासन देकर इंस्पेक्टर राहुल वहाँ से चल दिया। पहले नंबर पर तो सरजू की झोपड़ी का पता चेक करना ज़रूरी है और यह भी पता लगाना है कि कहीं तीनों हत्याएं करके रामनाथ रामनाथ स्वयं को पुलिस की नज़रों से बचाने के लिए नाटक तो नहीं कर रहा। शाम तक रामनाथ ठेकेदार के आवास पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा चुके थे और जब बूढ़ा नौकर सरजू रात को अपने घर जाने के लिए वहाँ से रवाना हुआ तो मुझे पूरी सावधानी से इसका पीछा करते हुए पता लगाना है कि यह अपनी झोपड़ी में ही जाता है अथवा कहीं और। थोड़ी देर बाद सरजू बस्ती में दाखिल हुआ। फिर जब वह अपनी झोपड़ी में दाखिल हुआ तो सरजू का पीछा करना बेकार ही रहा और इंस्पेक्टर राहुल वापस लौट पड़ा। अगले दिन न जाने मुझे क्यों यह विश्वास होता जा रहा है इंस्पेक्टर की मौत मेरे निकट आती जा रही है। तुम अकारण ही घबरा रहे हो रामनाथ, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। तभी आपके लिए चाय लाऊं साहब? हाँ सरजू, बढ़िया चाय बना लाओ। सरजू इस समय चाय की क्यों पूछने आया? मुझे इसकी लाइट चाय चेक करनी पड़ेगी, कहीं वह चाय में जहर ही ना मिला दे। सरजू चला गया मगर 1 मिनट बाद ही, साहब दूध तो सारा बिल्ली ने फैला दिया। तुम क्या कर रहे थे कमबख्त? जाओ बाजार से दूध ले आओ। सरजू इमारत के गेट पर पहुंचा और, गोरखा, मैं साहब की चाय के लिए दूध के पैकेट ले आऊं? जल्दी लाना, एक चाय मुझे भी देना। सरजू गेट से बाहर निकला और सामने सड़क पर बढ़ गया। फिर वह मोड़ घूमकर एक गली में घुस गया। थोड़ी देर बाद वह गली के दूसरे सिरे से निकला। 12 बजने में केवल 2 मिनट रह गए और पास ही स्थित बूथ में घुसकर ठेकेदार रामनाथ के फ़ोन का नंबर डायल करने लगा और नंबर मिलते ही ट्रिन ट्रिन, ओह मेरा फ़ोन। ठेकेदार रामनाथ उठकर फ़ोन की ओर लपका तभी, ओ माय गॉड, 12 बज रहे हैं, खतरा, सावधान रामनाथ, फ़ोन मत उठाना। मगर तब तक देर हो चुकी थी और जैसे ही रामनाथ ने रिसीवर उठाया तभी और सतर्क राहुल तुरंत लुढ़कनियाँ खाते हुए द्वार से बाहर निकल गया। तभी वहाँ सुरक्षाकर्मी भागते हुए पहुँचे तो, इंस्पेक्टर तिलक, बूढ़ा नौकर सरजू का है? ओह तुम यहाँ संभालो, मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ। सर वह तो दूध लेने गया है, अभी तक नहीं लौटा। और इंस्पेक्टर राहुल की गाड़ी तेज़ी से बस्ती की ओर दौड़ पड़ी। उस झोपड़ी के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर राहुल ने गाड़ी रोकी और 2-3 धक्कों के मार से ही और फिर वह झोपड़ी की तलाशी लेने लगा। काश मैंने सरजू की फुल इंक्वायरी की होती तो रामनाथ की ज़िंदगी बच सकती थी। कुछ पल बाद ही एक पेटी में से एक फ़ोटो निकला। किसका फ़ोटो है ये? ओह, ये फ़ोटो तो एमएलए काशीराम के विपक्ष में खड़े होने वाले प्रतिपक्षी उम्मीदवार रास बिहारी का है, जिनका काशीराम द्वारा एसपी नवल तथा सेठ भगवान दास से मिलकर चुनाव में हेराफेरी करने से दिल का दौरा पड़ने के बाद देहांत हो गया था। मगर उनके साथ ये किशोर सा युवक कौन है? अचानक कोई आहट पाकर इंस्पेक्टर राहुल बाहर की ओर उछला और फिर, खबरदार सरजू, 4 हत्याएं करने वाले हत्यारे, तुम्हारे चेहरे से बूढ़े का मेकअप हटा दिया जाए तो तुम इस फोटो में नेता राज बिहारी के साथ वाली युवक नजर आओगे। बताओ तुम कौन हो और तुमने इन 4 लोगों की हत्याएं क्यों की? बड़ी लंबी कहानी है इंस्पेक्टर, फिर भी सुनो। यह ईमानदार और सत्यवादी नेता राज बिहारी ही मेरे पिता थे, जो लोगों की इच्छा पर देश सेवा के लिए चुनाव में खड़े हो गए और नेताजी, हमें 80% वोटरों के वोट मिले हैं। आप निश्चय ही चुनाव जीत चुके हैं। अब गांधी जी का सपना पूर्ण होगा। ये सब आप लोगों की मेहनत और विश्वास का फल है बंधुओं। देश के नेता राज बिहारी। मगर उसी रात जब वोटों से भरे बक्से गाड़ियों पर लाद कर गिनती के लिए ले जाए जा रहे थे तो रास्ते में, सब लोग ये बक्से ट्रक में पहुँचाओ वरना सबको भून कर रख दिया जाएगा। ओह, ये तो सेठ भगवान दास और ठेकेदार रामनाथ के आदमी हैं, जो कि काशीराम के पक्के संपर्क में हैं। फिर धड़ाधड़ वोटों के बक्से उतारे जाने लगे। यह देखकर यह धांधली सरेआम हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही है। क्या कानून और लोकतंत्र की रक्षा करने का यही तरीका रह गया? खामोश हो जाओ वरना ये लोग भून देंगे। ये ज़्यादा बोलता है, इसे हमेशा के लिए खामोश करना पड़ेगा। और इसके साथ ही थाय
जब यह खबर प्रतिपक्षी नेता रास बिहारी तक पहुंची तो सेठ भगवान दास और ठेकेदार रामनाथ की मदद से काशीराम ने वोटों के बक्से लुटवाकर जीत हासिल कर ली है। नेताजी, विश्वास रखो, हम ही जीतेंगे बंधुओं। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। लेकिन जब चुनाव परिणाम घोषित होने लगे तो रामनगर से विधानसभा की सीट के लिए खड़े हुए काशीराम ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रास बिहारी से 9,752 वोटों से जीत हासिल कर ली है। नहीं, यह धोखा है, लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। पिताजी! रास बिहारी को दिल का दौरा पड़ा और अनिल ने उन्हें चारपाई पर लिटा दिया। भगवान दास, काशीराम और ठेकेदार तीनों ने मिलकर हमसे धांधली किया। अनिल, पिताजी, आपकी हालत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। और अनिल डॉक्टर को बुलाने चल दिया। डॉक्टर ने आकर रास बिहारी का चेकअप किया। डॉक्टर साहब, पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? लेकिन डॉक्टर उसे बाहर ले आया और सॉरी बेटे, तुम्हारे पिता केवल कुछ पल के ही मेहमान हैं। अनिल भागकर अपने पिता की चारपाई के पास पहुंचा तो नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? फिर अनिल ने अपने पिता की मृत्यु का कारण बनने वाले तीनों हत्यारों से बदला लेने की सौगंध खाई और इस उद्देश्य से सेठ भगवान दास के बंगले पर पहुंचा तो चियर्स! रास बिहारी की मृत्यु और काशीराम के एमएलए बनने की खुशी पर। कुत्तों, अब मैं तुम तीनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले क्षण, अरे तेरा बाप तो मर गया, क्या अब तू भी मरना चाहता है? कुत्तों, मैं तुम तीनों की मौत बनकर आया हूँ। जाओ काशीराम, जरा अपनी मौत को सबक सिखाई दो। और अचानक फिर तीनों मिलकर थड़ाक! थोड़ी देर बाद ही वो बेहोश हो गया तो इस कुत्ते को बाहर फेंकवा दो। होश में आने पर अनिल पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गया तो अबे इतने बड़े लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है, भाग जा वरना हवालात में बंद कर दूंगा। मैं दिवंगत नेता रास बिहारी का बेटा हूँ। तभी वहाँ पर एसपी नवल किशोर पहुँच गया। ये हम सबके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इंस्पेक्टर तिलक, इसे किसी के मर्डर में बुक कर दो, बाद में एनकाउंटर दिखा देंगे। यस सर। अनिल तुरंत वहाँ से निकलकर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे सैकड़ों भूत लगे हों। फिर मैं 2 साल तक पुलिस से छिपकर बसता रहा। और तो तुम ही अनिल हो? जी हाँ। सेठ भगवान दास की हत्या करने में तो मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं आई। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा बेटे? तुम ही ये पार्सल बुक कराया हूँ। ठीक है बाबा, लाओ मैं बुक करा देता हूँ। एमएलए काशीराम की हत्या भी पादरी बनकर कर दी मैंने। मैं तुम्हारा दोस्त सुल्तान बोल रहा हूँ। बाहर खड़ी सफ़ेद कार में बैठ जाओ। अच्छा? क्योंकि चारों दोस्त इकट्ठे ही बैठते थे इसलिए मुझे इनकी सभी गतिविधियों का पता रहता था। ऐसे ही एक दिन मौका पाकर मैंने एसपी नवल की घड़ी एक घड़ी बम से बदल दी। साहब, आपकी घड़ी कल हाथ धोते समय वॉश बेसिन पर रह गई थी और ठेकेदार की हत्या तो मैंने आपके सामने की थी। इसके साथ ही मैं इन लोगों से इंतकाम लेने के लिए अपनी जायदाद बेचकर इनकी मौत का सामान खरीदा इंस्पेक्टर, और इस वेश में यही रहता रहा। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर तिलक की गाड़ी आकर रुकी। सर, आपको तुम? तभी बिजली किसी तेजी के साथ अनिल इंस्पेक्टर तिलक के होल्स्टर पर झपटा और उसकी रिवॉल्वर निकालकर, हाँ कुत्ते, मैं तुम्हारी मौत, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं! फिर इससे पहले कि इंस्पेक्टर राहुल कुछ कर पाता तभी आई धाय! ये तुमने क्या किया अनिल? अपने अंतिम दुश्मन की जान ली इंस्पेक्टर, मगर अफसोस इस बात का है कि इसे बिना मौत का पैगाम दिए मारना पड़ा। मैं स्वयं को कानून के हवाले करता हूँ इंस्पेक्टर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।